नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज का आज ये 12वां लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे चंपावत जनपद के बारे में। हमारी जो ये जिला सीरीज है इसमें मैं आपको लगभग 11 जनपद कंप्लीट करा चुका हूं और आज आपका चंपावत जनपद भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एकमात्र जनपद रह गया है उधम सिंह नगर, यानी कल का जो लास्ट लेक्चर होगा उत्तराखंड जिला सीरीज का, उसमें आपके सभी 13 जनपद कंप्लीट हो जाएंगे। तो लगभग 13 दिनों में दोस्तों मैंने आपको प्रत्येक दिन एक लेक्चर लाकर यहाँ पे 13 दिनों में ये जिला सीरीज कंप्लीट कराई है। इसके बाद आपके लिए कौन सी सीरीज शुरू करनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक आपको अब प्रैक्टिस सेट MCQ प्रैक्टिस सेट दिए जाए टॉपिक वाइज। तो आज दोस्तों हम यहाँ पे चंपावत जनपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसका PDF और साथ ही साथ सभी 13 जनपदों की डिटेल्स PDF और प्रत्येक जनपद के MCQ और मैप आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप जाएंगे jardari-classes.in वेबसाइट पे। वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज की कंप्लीट ई-बुक मिल जाएगी, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो आज के टॉपिक देख लीजिए आप पे चंपावत जनपद का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, चंपावत जनपद के प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर और प्रसिद्ध मेले, ये हम चर्चा करेंगे। फिर रिवर सिस्टम, परियोजना, ताल, दर्रे मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और प्रमुख संस्थान जो भी है चंपावत जनपद में, उसके बाद प्रमुख व्यक्ति और अंत में बात करेंगे चंपावत जनपद के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो इस प्रकार से आज के इस 12वें लेक्चर में चंपावत जनपद भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों शुरुआत करते हैं चंपावत के इतिहास से। अगर चंपावत की इतिहास की बात करें तो आप सभी जानते हैं जो चंपावत है वो प्रारंभ में चंद वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी और चंपावत का जो मूल नाम था वो था चंपावती। अब यहाँ पे जब चंद वंश की स्थापना होती है कुमाऊं में, और चंद वंश के संस्थापक कौन थे कुमाऊं में? सोमचंद जो कि चंद वंश के संस्थापक थे, उन्होंने चंपावत की स्थापना की थी और चंपावत को उन्होंने अपने राज्य की राजधानी बनाया था। चंपावत में एक किला भी है, राजबुंगा किला है जिसका नाम, और इसकी स्थापना चंपावत में किसके द्वारा की गई थी? सोमचंद के द्वारा की गई थी, जो कि चंद वंश के संस्थापक थे। तो प्रारंभ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चंपावत है वो चंद वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। जो चंद वंश के संस्थापक थे सोमचंद, वो इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से इस क्षेत्र में आए थे और उस समय यहाँ पर कत्यूरी शासकों का शासन हुआ करता था। तो कत्यूरी शासक की पुत्री जिसका नाम था चंपा, उससे सोमचंद का विवाह होता है और अपनी रानी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सोमचंद द्वारा रखा जाता है चंपावत। तो चंपावत को यहाँ पे राजधानी बनाया था सोमचंद ने और यहाँ पे राजबुंगा किले का निर्माण भी कराया था। उसके बाद चंपावत को 1872 में तहसील का दर्जा दिया गया और इस जिले की स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1997 को। तो चंपावत की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1997 को, 15 सितंबर 1997 को। चंपावत कौन सी नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो चंपावती नदी और गड़की गाड़, इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर बसा हुआ है चंपावत। तो इस प्रकार से चंपावत का इतिहास है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पे ये मैप आप देख सकते हैं चंपावत का, ये छोटा मैप है और बड़ा मैप मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो इसके पूर्वी जो सीमा है चंपावत की, ये नेपाल से साझा होती है। तो इसके पूर्व में नेपाल है। उसके बाद इसके अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यहाँ पे नैनीताल, इस प्रकार से नैनीताल से सीमा बनाता है और इसके दक्षिण में हो जाएगा यहाँ पे उधम सिंह नगर, जबकि उत्तर में कौन है? तो उत्तर में यहाँ पे पिथौरागढ़। तो दोस्तों चंपावत इस प्रकार से यहाँ पे सीमा साझा करता है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल से और उत्तराखंड के 3 जनपदों से। उत्तर में पिथौरागढ़, पश्चिम में नेपाल और इसके दक्षिण में है उधम सिंह नगर। अगर हम इसके आगे बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग, तो एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है चंपावत से, वो है NH 109, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर में है और उसके बाद खटीमा, टनकपुर, चंपावत होते हुए ये पिथौरागढ़ तक जाता है। इसको अभी मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। क्षेत्रफल कितना है चंपावत का?
1746 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है चंपावत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद, राज्य का सबसे छोटा जनपद कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है आपका चंपावत। तो उम्मीद करते हैं कि चंपावत की भौगोलिक स्थिति और इतिहास आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको मैप के माध्यम से ये स्थल और राष्ट्रीय राजमार्ग भी समझाऊंगा। ठीक है, तो स्थल और मंदिर एक बार पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं, फिर इनकी स्थिति, इनकी लोकेशन कहां पर है चंपावत के मैप में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चंपावत जनपद के प्रमुख स्थलों की अगर बात करें तो पहला स्थल है यहाँ पे टनकपुर। टनकपुर कहाँ है? चंपावत में है। और टनकपुर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है ग्राष्टीगंज। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्राष्टीगंज था। टनकपुर में दोस्तों एक प्रसिद्ध बरमदेव की मंडी भी है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बरमदेव मंडी कहाँ थी? टनकपुर में थी। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था कत्यूरी शासकों ने। कत्यूरी शासकों द्वारा निर्मित बरमदेव मंडी कौन से जनपद में, कौन से स्थान पर थी? तो चंपावत के टनकपुर नामक स्थान पर है कत्यूरी शासकों द्वारा निर्मित बरमदेव मंडी। लेकिन 1880 में जो शारदा नदी बहती है चंपावत में, जो कि काली नदी है, क्योंकि चंपावत में काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं, तो यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण ये बरमदेव मंडी यहाँ से बह गई थी। तो बरमदेव मंडी प्राचीन कत्यूरी शासकों के शासनकाल की बरमदेव मंडी प्रसिद्ध मंडी थी। ये कहाँ थी? तो टनकपुर में ये बरमदेव मंडी थी। 1890 में अंग्रेज सैलानी लॉर्ड टलक और मंजर हस्सी, ठीक है, इस स्थान पर आए थे और यहाँ पर इन्होंने अपने निवास के लिए बंगले भी बनाए थे। इस स्थान का नाम लॉर्ड टलक के नाम पर क्या रखा गया? पहले टलकपुर और बाद में इसे टनकपुर कहा गया। तो देखो प्राचीन नाम इसका ग्राष्टीगंज था, तो ग्राष्टीगंज से इसका नाम टनकपुर कैसे पड़ा? अंग्रेज सैलानी लॉर्ड टलक और यहाँ पे मंजर हंसी आए थे। ठीक है, तो लॉर्ड टलक के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा टलकपुर और बाद में यही टलकपुर जाना गया टनकपुर के नाम से। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है? तो ये भी आपका टनकपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर में स्थित है। और टनकपुर कहाँ है? चंपावत में स्थित है। तो ये टनकपुर के बारे में जो भी फैक्ट थे, जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। दूसरा है लोहा घाट। लोहा घाट को दोस्तों पुराणों में लोहारगल भी कहा जाता है। लोहा घाट को क्या कहा जाता है पुराणों में? लोहारगल कहा जाता है। और लोहागढ़ जो कि चंपावत में लोहावती नदी के तट पर ये बसा हुआ है लोहा घाट। और यहाँ पर मानेश्वर मंदिर भी स्थित है। इस मानेश्वर मंदिर का निर्माण चंद शासक निर्भय चंद द्वारा कराया गया था। निर्भय चंद ने इस मानेश्वर मंदिर का निर्माण किया था लोहा घाट में। लोहा घाट को महाभारत कालीन बाणासुर का जो किला है वो यहाँ पे लोहा घाट में देखने को मिलता है। और प्रसिद्ध मां वाराही देवी मंदिर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वाराही देवी मंदिर कहाँ है? तो चंपावत के लोहा घाट में है। और बाणासुर का किला, महाभारत कालीन बाणासुर का किला भी लोहा घाट में देखने को मिलता है। तो लोहा घाट और टनकपुर प्रसिद्ध स्थल हैं चंपावत के। चंपावत जनपद के प्रमुख स्थलों में जो तीसरा स्थल है वो है बनबसा। जो बनबसा है, यहाँ पे एक बनबसा बैराज भी है, जो कि शारदा नदी या जिसे काली नदी भी कहा जाता है, उस पर स्थित है बनबसा बैराज। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि शारदा नदी और काली नदी में, क्योंकि काली नदी ही शारदा नदी है। काली नदी को चंपावत में क्या कहा जाता है? शारदा नदी कहा जाता है। और ये जो बनबसा बैराज है चंपावत में, यहाँ से जो ये शारदा नहर है वो उधम सिंह नगर की ओर और जो महाकाली नदी वो नेपाल की ओर चली जाती है। ये मैं आपको मैप के माध्यम से अच्छे से अभी समझाने का प्रयास करूंगा। जब मैं आपको रिवर सिस्टम दिखाऊंगा चंपावत का, तो वहां पे आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। तो बनबसा ये भी कहाँ है? ये भी आपका चंपावत में है। नेक्स्ट है राजबुंगा किला।
महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, राजबुंगा किला ये कहाँ है? तो ये है आपका चंपावत में। इसका निर्माण किसने कराया था? चंद शासक सोमचंद ने, जो कि चंद वंश के संस्थापक थे। और जो ये राजबुंगा किला है, इसके प्रवेश द्वार खंड में सिंह का अंकन भी किया गया है, तो इसलिए इसको सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। सिंह द्वार राजा सोमचंद द्वारा बनाया गया राजबुंगा किला, इसके प्रवेश द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। तो यही यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल थे चंपावत के। ज्यादा कोई अन्य महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, क्योंकि चंपावत एक छोटा सा जनपद है। टनकपुर, लोहाघाट, बनबसा, राजबुंगा किला ये सभी चंपावत में है। अब आगे बात करते हैं चंपावत के प्रमुख मंदिरों के बारे में। पहला मंदिर है पूर्णागिरि देवी मंदिर। ये मंदिर है टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर पूर्णागिरि देवी मंदिर स्थित है। और ये माता सती के शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सती की शरीर की नाभि का अंग गिरा था। तो पूर्णागिरि देवी मंदिर कहाँ है? तो चंपावत के टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर अन्नपूर्णा पहाड़ी पर ये स्थित है। दूसरा मंदिर है वाराही देवी मंदिर। ये महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, वाराही देवी मंदिर, क्योंकि यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला जिसमें पाषाण युद्ध या पत्थरों का युद्ध होता है। तो पाषाण युद्ध रक्षाबंधन के अवसर पर या पत्थरों का युद्ध जो होता है वो कौन से मंदिर में होता है? तो वो होता है वाराही देवी मंदिर में। तो वाराही देवी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है चंपावत का। तीसरा है बालेश्वर धाम मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है, चंपावत में स्थित है बालेश्वर धाम मंदिर। और बालेश्वर धाम मंदिरों का समूह, जिसका निर्माण किसने कराया था? चंद शासकों ने कराया था 10वीं 12वीं सदी में। और ये जो बालेश्वर मंदिर है दोस्तों, 1952 में इसे राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय धरोहर स्मारक जो बालेश्वर मंदिर है। तो बालेश्वर धाम मंदिर भगवान शिव को यह समर्पित है और महत्वपूर्ण मंदिर है चंपावत का, वाराही देवी मंदिर और बालेश्वर धाम मंदिर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे खेती-खान सूर्य मंदिर है। देखो हाँ, उससे पहले घटोत्कच या घटको मंदिर जिसे कहा जाता है, तो ये भी कहा आपका चंपावत में स्थित है। और महाभारत कालीन जो भीमपुत्र थे घटोत्कच, उनका ये मंदिर है। मान जाता है कि इस स्थान पर घटोत्कच का सिर गिरा था, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए यहाँ पे घटोत्कच की पूजा की जाती है। तो महाभारत कालीन भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर कहाँ है? तो वो है चंपावत में, जिसे घटको मंदिर कहा जाता है। और खेती खान का सूर्य मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों। ये कहाँ है? तो ये है आपका चंपावत में। वैसे जितने जनपदों में सूर्य मंदिर थे वो मैंने आपको सभी बता दिए, तो उनमें से खेती खान का सूर्य मंदिर ये आपका चंपावत में है। उसके बाद है पंचेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव की यहाँ पे आराधना की जाती है। भगवान शिव की आराधना चामू या चैमू या चोमुह के रूप में यहाँ पे की जाती है और इसे कहा जाता है पंचेश्वर महादेव मंदिर। और जो ये चोमुह है या चामू देवता है, भगवान शिव के रूप में ही उन्हें पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव का एक नाम पशुपति भी है, ठीक है। तो जो चामू देवता है उन्हें पशु रक्षक के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है और इस मंदिर का नाम क्या है? पंचेश्वर महादेव मंदिर है। और ये पंचेश्वर महादेव मंदिर पंचेश्वर में है। पंचेश्वर जो स्थान वो प्रसिद्ध है किसके लिए? यहाँ पर काली और सरयू का संगम, काली व सरयू का संगम कहां पर होता है? तो पंचेश्वर नामक स्थान पर। आगे बढ़ते हैं रीठा साहिब गुरुद्वारा। रीठा साहिब गुरुद्वारा ये भी आपका चंपावत में है। चंपावत से लगभग 72 किलोमीटर दूर ड्यूरी गांव में स्थित है रीठा साहिब गुरुद्वारा। तो ये आपका चंपावत जनपद में है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में किया गया था और माना जाता है कि इस स्थल की यात्रा गुरु नानक जी ने की थी। तो यहाँ पर है रीठा साहिब गुरुद्वारा और यहाँ पर रतिया और लधिया नदी बहती है। तो रतिया और लधिया नदी के तट पर स्थित है रीठा साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे अद्वैत आश्रम, इसे मायावती आश्रम भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम कहाँ है? तो ये है आपका चंपावत जनपद में। और चंपावत में ये कहाँ है? तो लोहाघाट में।
लोहाघाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर लोहाघाट में स्थित है अद्वैत आश्रम। अद्वैत आश्रम दोस्तों ये रामकृष्ण मठ की एक शाखा के रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया है चंपावत में, रामकृष्ण मठ की शाखा के रूप में। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा पाकर उनके शिष्य स्वामी स्वरूपानंद और उनके एक अंग्रेज शिष्य हुआ करते थे J.H. सोवियर और उनकी पत्नी C.E. सोवियर ने इस आश्रम की स्थापना की थी 19 मार्च 1899 यानी 1899 को। तो यहाँ पे स्थापना किसके द्वारा की गई है? स्वामी स्वरूपानंद, अंग्रेज शिष्य J.H. सोवियर और C.E. सोवियर जो कि J.H. सोवियर की पत्नी थी। और ये किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य। और स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा पाकर यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना की गई थी 19 मार्च 1899 को। और 3 जनवरी 1901 को स्वयं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे और यहाँ पर इन्होंने 15 दिन का वास भी किया था। तो इसलिए काफी प्रसिद्ध है अद्वैत आश्रम, जिसे मायावती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रांतेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर भी चंपावत में कूर्म पर्वत जो शिखर है उस पर स्थित है क्रांतेश्वर महादेव मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित। क्योंकि मैंने आपको कई बार इतिहास में बता रखा है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार या जिसे कच्छपा अवतार भी कहते हैं, कछुए का अवतार वो इसी पर्वत पर लिया था, क्रांतेश्वर पर्वत पर, कूर्म पर्वत पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, क्रांतेश्वर महादेव मंदिर है। भगवान विष्णु ने इसी कूर्म पर्वत पर कूर्मा अवतार या कच्छपा अवतार लिया था। और स्कंद पुराण के मानस खंड में कूर्म नाम के पर्वत का उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो कूर्म पर्वत कहाँ है? तो ये आपका चंपावत में है। मानेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका मानेश्वर मंदिर चंपावत में है। और हिंगला देवी मंदिर, ये एक अन्य मंदिर है चंपावत में। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर है दोस्तों जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चंपावत जनपद के प्रमुख मेले। पहला मेला है पूर्णगिरि मेला। पूर्णगिरि मेला ये चंपावत के टनकपुर के पास जो पूर्णागिरि देवी मंदिर है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो वहां पर ये पूर्णगिरि मेला आयोजित किया जाता है। और जो पूर्णगिरि मंदिर है वो अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। और ये जो मेला लगता है ये चैत्र नवरात्रि को आयोजित किया जाता है पूर्णगिरि मेला। दूसरा है बग्वाल मेला या जिसे आषाढ़ी मेला भी कहा जाता है और इसे देवी धुरा मेला भी कहा जाता है। तो बग्वाल मेला या आषाढ़ी मेला या देवी धुरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वाराही देवी मंदिर में। और इस मेले में दोस्तों क्या होता है? पाषाण युद्ध होता है, पत्थरों का युद्ध। यहाँ पे दोनों गुट एक दूसरे पर क्या फेंकते हैं? पत्थर यानी पाषाण फेंकते हैं, 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर। और ये मेला कब आयोजित किया जाता है? तो रक्षाबंधन के दिन इस मेले को आयोजित किया जाता है। और इस मेले को बग्वाल मेला या क्या कहा जाता है? आषाढ़ी मेला या देवी धुरा मेला भी कहा जाता है। तो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है ये मेला और ये चंपावत के वाराही देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। तीसरा है लड़ी धुरा मेला। जो लड़ी धुरा मेला है ये चंपावत जनपद के बाराकोट में आयोजित किया जाता है। बाराकोट कार्तिक पूर्णिमा को मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद है मानेश्वर मेला, चंपावत के मायावती आश्रम के पास ये आयोजित किया जाता है। मायावती आश्रम के बारे में मैंने आपको अभी बताया। रामकृष्ण मठ की एक शाखा है मायावती आश्रम, जिसे अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1899 को। तो इसी मायावती आश्रम के निकट मानेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद है गोरा अट्ठावली त्योहार। गोरा अट्ठावली त्योहार चंपावत में राजी जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार है। राजी जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार जिसका नाम है गोरा अट्ठावली त्योहार। उसके बाद कड़ाई देवी मेला और झूला मेला
ये भी दोस्तों चंपावत में आयोजित किए जाते हैं। तो चंपावत के जितने भी मेले थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। अब दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर बताए हैं उनको मैं आपको यहाँ पे एक बार मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ, और रिवर सिस्टम भी हम मैप में एक साथ ही देख लेंगे। प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर और नदी तंत्र किस प्रकार का है चंपावत का, वो हम यहाँ पे एक बार मैप में देख लेते हैं। यह है दोस्तों चंपावत जनपद का कंप्लीट मैप यहाँ पे, और इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि चंपावत के प्रमुख स्थल और साथ ही साथ बात करेंगे प्रमुख मंदिरों की, और उसके बाद रिवर सिस्टम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे इस मैप के माध्यम से। तो यहाँ पे ये देखो नेशनल हाईवे मैंने आपको बता दिया था NH9, ठीक है, NH09 ये चंपावत से होकर गुजरता है, और ये कहाँ से आ रहा है तो उधम सिंह नगर से, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से नीचे ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से होकर आता है। उसके बाद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर होकर खटीमा होते हुए ये यहाँ पे ऊपर टनकपुर पहुंच जाता है। फिर टनकपुर से इस प्रकार से चंपावत, लोहा घाट और फिर ये पिथौरागढ़ पहुंच जाता है। तो चंपावत से एकमात्र जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो है NH09, और ये कौन कौन से चंपावत के मुख्य नगरों से होकर जा रहा है तो टनकपुर हो गया, चंपावत, लोहा घाट, इन मुख्य यहाँ पे जो ये स्थल हैं चंपावत के, इनसे होकर ये गुजरता है। तो चंपावत में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है NH09, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए रुद्रपुर, खटीमा, टनकपुर, उसके बाद चंपावत, उसके बाद लोहा घाट और फिर ये पिथौरागढ़ में पहुंच जाता है। प्रमुख स्थलों की अगर बात करें, देखो यहाँ पे बाराकोट है, यहाँ पे पाटी नामक स्थान है, ये चंपावत यहाँ पर है, लोहा घाट यहाँ पर है, ये माउंट एबट है चंपावत में। उसके बाद यहाँ पे चूका नामक स्थान है जहां पर काली नदी और लधिया नदी का संगम होता है। ये सूखी ढांग नामक स्थान है, टनकपुर नामक स्थान है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल है यहाँ पे, और मंदिर भी आप देख सकते हैं। पूर्णागिरि देवी मंदिर चंपावत में स्थित है, यहाँ पर ये लोकेशन है इसकी। उसके बाद ये अद्वैत आश्रम है, ये मैंने आपको PDF के माध्यम से डिटेल्स में बता दिया है। इसको और जूम करके देखेंगे तो आपको फिर अच्छे से ये दिखने लग जाएगा। ये बाणासुर का किला है चंपावत में। ये वाराही देवी मंदिर है चंपावत में, ये चंपावत के जो चंपावत नगर है उसी के आसपास है। मानेश्वर मंदिर ये है, हिंगला देवी मंदिर ये है यहाँ पे चंपावत में। ये रीठा साहिब है, ये देखो, ठीक है, रीठा साहिब। पूरा मैंने दोस्तों जितने भी प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर है वो मैंने मैप में यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। ये बालेश्वर मंदिर है चंपावत का, और ये है क्रांतेश्वर महादेव मंदिर चंपावत का। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर और प्रमुख स्थल इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें चंपावत के रिवर सिस्टम की, यानी नदी तंत्र की, तो कौन कौन सी नदी यहाँ पे बहती है चंपावत में। तो सबसे पहले लधिया नदी की बात करेंगे। ये है लधिया नदी। लधिया नदी ये देखो यहाँ पे, ये कहाँ से आ रही है तो ये आ रही है आपकी इस प्रकार से, ये आ रही है यहाँ पे इस क्षेत्र से। लधिया नदी अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत के मिलन बिंदु, और इस बिंदु का नाम है गजार। जो गजार नामक स्थान है ये अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल का मिलन बिंदु है। तो गजार नामक स्थान से उद्गम होता है लधिया नदी का। फिर लधिया नदी आगे यहाँ पे रीठा साहिब के निकट से होते हुई, अब एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि चंपावत में जो रीठा साहिब है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो लधिया नदी के तट पर। फिर यहाँ से आगे बढ़ती हुई यहाँ पे रीठा साहिब ये रतिया नदी से संगम करती है, ये रतिया नदी है। तो रतिया नदी और लधिया नदी का संगम होता है रीठा साहिब के निकट। तो रीठा साहिब, लधिया और रतिया नदी के संगम स्थल पर है रीठा साहिब। फिर यहाँ से लधिया नदी आगे बढ़ती है और ये पहुंच जाती है चूका नामक स्थान पर, और चूका नामक स्थान पर यह संगम करती है काली नदी से। अब यहाँ पे मुख्य वजह से काली नदी है, ठीक है। तो काली नदी को अगर हम देखें तो काली नदी कहाँ से आ रही है, नेपाल और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए इस प्रकार से, पिथौरागढ़ है ये नेपाल है, तो यहाँ से आ रही है और ये इस प्रकार से इंटर कर रही है चंपावत में, और अब ये चंपावत और नेपाल की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पे पंचेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ से आगे बढ़ रही है काली नदी, और मटियानी नामक स्थान पर ये लोहावती नदी से भी संगम करती है चंपावत में। तो लोहावती नदी ये भी काली नदी की सहायक नदी है,
और यहाँ पर जो लोहा घाट नामक स्थान है चंपावत का, ये इसी लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो लोहावती नदी जो कि मटियानी नामक स्थान पर चंपावत में काली नदी से संगम करती है। फिर काली नदी आगे बढ़ती है और चूका नामक स्थान पर लधिया नदी से संगम करती है। फिर आगे बढ़ती है काली नदी और यहाँ पर देखो झिलमिल ताल इसी काली नदी के तट पर है। दो ताल है चंपावत में, श्याम ताल और झिलमिल ताल। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी, चमके श्याम झिलमिल। चमके से हो जाएगा चंपावत, श्याम से हो जाएगा श्याम ताल और झिलमिल से हो जाएगा झिलमिल ताल। तो यहाँ पे दो ताल है चंपावत में, झिलमिल ताल और श्याम ताल। तो काली नदी झिलमिल ताल के निकट से आगे बढ़ती है और यहाँ पे पहुंच जाती है टनकपुर परियोजना, काली नदी पर है चंपावत में। तो टनकपुर परियोजना किस नदी पर है? तो वो है काली नदी पर। फिर आगे बढ़ती है, आगे टनकपुर परियोजना से आगे बनबसा बैराज है। तो बनबसा बैराज भी किस नदी पर है? तो काली नदी पर है। बनबसा बैराज कहाँ है? चंपावत में है। ये दोनों परियोजनाएं, टनकपुर परियोजना और बनबसा बैराज, दोनों चंपावत में है। बनबसा बैराज से एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है कि काली नदी यहाँ पे दो भागों में बंट जाती है। एक ये शारदा नहर के रूप में आगे निकल जाती है, तो इसलिए काली नदी को चंपावत में शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो शारदा नदी यहाँ पे बनबसा बैराज से इस प्रकार से चंपावत से होते हुए उधम सिंह नगर पहुंच जाती है। और जबकि एक दूसरी इसकी धारा काली नदी की धारा महाकाली नदी के नाम से ये फिर नेपाल की ओर मुड़ जाती है। ये नेपाल है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको काली नदी का कंप्लीट मैप बता दिया है। मैप के माध्यम से ये रिवर सिस्टम बता दिया है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं काली नदी की जो चंपावत में संगम कर रही है काली नदी के साथ। ऊपर यहाँ पे सरयू नदी भी है, ठीक है। ये पंचेश्वर नामक स्थान पर जो सरयू नदी है वो पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा बनाते हुए पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी से संगम करती है। ये अभी मैं आपको डिटेल्स में किसके माध्यम से बताने वाला हूँ, पीडीएफ के माध्यम से भी बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे पंचेश्वर बांध परियोजना है काली नदी पर, उसके बाद यहाँ पे टनकपुर परियोजना है और उसके बाद बनबसा बैराज, ये काली नदी या शारदा नदी पर स्थित है। तो पूरा मैंने यहाँ पे आपको मैप बता दिया है इस प्रकार से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अब हम आगे बढ़ेंगे और पीडीएफ के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों तो चंपावत का कंप्लीट नदी तंत्र मैंने आपको मैप के माध्यम से समझा दिया है। अब यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चंपावत में नदी है लधिया नदी है, अभी मैंने आपको बताया मैप के माध्यम से। ये अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत के मिलन बिंदु गजार नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम गजार नामक स्थान से, और इसका संगम कहाँ होता है? तो जो ये लधिया नदी है ये रीठा साहिब जो कि चंपावत में है, वहां पर ये रतिया नदी से संगम करती है और आगे बढ़कर चूका, या जो चंपावत में इसलिए चूका नामक स्थान, यहाँ पर ये काली नदी से संगम करती है। तो संगम करती है ये चूका यानी चंपावत में काली नदी से। तो लधिया नदी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी में ये चूका नामक स्थान जो कि चंपावत में है, वहां पर ये लधिया नदी काली नदी से संगम करती है। दूसरी है लोहावती नदी, ये भी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है लोहावती नदी। और उसके बाद सरयू नदी है। तो सरयू नदी के बारे में दोस्तों कई बार मैंने आपको बता रखा है। सरयू नदी का उद्गम बागेश्वर के सरमूल से होता है। इसका अगर हम उद्गम की बात करें, सरमूल बागेश्वर, जब मैंने आपको बागेश्वर जनपद के बारे में बताया था, तो सरमूल बागेश्वर से इसका उद्गम होता है और रामेश्वर तीर्थ में ये रामगंगा नदी से मिल जाती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये संगम करती है पंचेश्वर में। पंचेश्वर में ये किससे संगम करती है? काली नदी से। काली नदी से। तो सरयू नदी काफी प्रसिद्ध नदी है कुमाऊं की। तो ये इस प्रकार से रिवर सिस्टम था, मैप के माध्यम से मैं आपको डिटेल्स में
समझा चुका हूं। उसके बाद काली नदी के बारे में आगे मैंने आपको बताया किस प्रकार से वो बनबसा बैराज जो कि चंपावत में है वहां से दो धाराओं में बढ़ जाती है, शारदा नहर और महाकाली नदी। शारदा नहर उधम सिंह नगर की ओर बहती है, जबकि जो महाकाली नदी है वो वापस पुनः नेपाल की ओर मुड़ जाती है या निकल जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे चंपावत में कौन कौन से ताल और झील स्थित है। तो श्याम ताल कहाँ है, ये भी चंपावत में है, और झिलमिल ताल ये भी चंपावत में है। इसकी एक ट्रिक बनाई थी मैंने, चमके श्याम झिलमिल, चमके श्याम झिलमिल। चमके से हो जाएगा चंपावत, श्याम से हो जाएगा श्यामला ताल और झिलमिल से हो जाएगा झिलमिल ताल। तो चमके श्याम झिलमिल ये ट्रिक कई बार मैंने आपको बता रखी है चंपावत में स्थित झीलों की ट्रिक। जो श्यामताल है दोस्तों, ये श्यामताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के निकट स्थित है। तो चंपावत में जो श्याम ताल है उसके निकट है, उसके किनारे है स्वामी विवेकानंद आश्रम। और श्याम ताल का झूला मेला काफी प्रसिद्ध है, यहाँ पे झूला मेला आयोजित किया जाता है। और जो झिलमिल ताल है ये टनकपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं चंपावत में। तो पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी पर है चंपावत में। टनकपुर बांध परियोजना टनकपुर बैराज ये शारदा नदी या काली नदी पर, क्योंकि काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है चंपावत में, तो शारदा नदी पर है टनकपुर बांध परियोजना। अगर शारदा नदी नहीं आता है ऑप्शन में फिर आपको काली नदी करना है। और बनबसा बैराज ये भी शारदा नदी पर है या काली नदी पर है चंपावत में। उसके बाद अगर हम बात करें दर्रे, तो एकमात्र दर्रा लासपा धुर्रा या लासपा दर्रा ये है चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य। चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य कौन सा दर्रा है, तो लासपा दर्रा है। दोस्तों यहाँ पे दर्रे प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, ताल, झील और रिवर सिस्टम भी आपका चंपावत जनपद का मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। इसके नोट्स आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं चंपावत जनपद के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। हर्षदेव ओली, हर्षदेव ओली इनका जन्म 4 मार्च 1890 को हुआ था गोसानी गांव चंपावत में, और इनका निधन हुआ था 5 जनवरी 1940 को। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, तो हर्षदेव ओली को कहा जाता है काली कुमाऊं का शेर, और ये चंपावत जनपद से संबंधित थे। और ब्रिटिशर्स इन्हें क्या कहकर पुकारते थे, मुसेलिनी। जो ब्रिटिश लोग थे वो हर्षदेव ओली को मुसेलिनी कहते थे। इनके इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने वैसे मायावती आश्रम में इन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका के प्रकाशन का कार्य किया था। मायावती आश्रम से एक पत्रिका निकलती थी प्रबुद्ध भारत, वहां पर इन्होंने उसके प्रकाशन का कार्य किया। और 1919 में अंग्रेजी अखबार इंडिपेंडेंट के उप संपादक और संपादक भी रह चुके थे हर्षदेव ओली। उसके बाद 1924 की बात है दोस्तों, 1924 में फॉरेस्ट कमेटी का गठन किया गया था। ये मैंने आपको कई बार जब ब्रिटिश उत्तराखंड पढ़ाया था मैंने आपको, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, तो वहां पर बताया था कि फॉरेस्ट कमेटी का गठन ब्रिटिशों द्वारा उत्तराखंड में 1924 को किया गया था, और उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, तो हर्षदेव ओली, फॉरेस्ट कमेटी का उपाध्यक्ष 1924 में। उसके बाद 1929 में यानी 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था हर्षदेव ओली ने। और 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। और 5 जनवरी 1940 को हर्षदेव ओली का निधन हो जाता है। दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति कालू मेहरा। कालू मेहरा इनका जन्म 1831 को विसूड़ गांव चंपावत में हुआ था, और इनका निधन हुआ 1906 में। कालू मेहरा जिन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है, और इन्होंने एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था, कालू मेहरा ने। और कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे चंपावत जनपद से संबंधित।
चंपावत जनपद की वीडियो दोस्तों ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि चंपावत जनपद छोटा सा जनपद है, तो इसलिए इसके बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ज्यादा फैक्ट नहीं है, कम ही है यहाँ पे चंपावत जनपद के बारे में पढ़ने के लिए। प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो विधानसभा सीटें यहाँ पे 2, चंपावत और लोहाघाट विधानसभा सीट, जबकि विकास खंड यहाँ पे 4, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। तहसीलें चंपावत, पूर्णागिरी, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी, 5 तहसीलें हैं। जनसंख्या है 2,59,648, जिसमें जनघनत्व है 147 और लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 980। साक्षरता है 79.83%, जिसमें पुरुष साक्षरता हो जाएगी 91.6% और महिला साक्षरता हो जाएगी 68.05%। तो कंप्लीट प्रशासनिक ढांचा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो चंपावत जनपद के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसके जल्द ही MCQ लेकर आएंगे, वहां पर और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन लगातार आपको जो यहाँ पे आपको लेक्चर मिलता है, एक बार आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद 2-3 बार उसको रिवाइज करना है। अगर आपको PDF चाहिए इसका रिवाइज करने के लिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे प्रत्येक 13 जनपदों के नोट्स और प्रत्येक जनपद के MCQ और मैप भी वहां पे पूरे HD में दिया गया है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।